प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य परिचय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य परिचय को परिचित होने से पहले हमें वाक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी होगी। वाक्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रह करके अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे को बताना चाहता है तथा उनके विचारों को सुनना और उसके बारे में जानना चाहता है। इसके लिए वो भाषा का सहारा लेता है। ये भाषा उसके मुंह से शब्दों या वाक्यों के माध्यम से व्यक्त होती है। तो ये स्पष्ट है कि हम अपने मन के भाव और विचारों को जब भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसके लिए एक सशक्त साधन है शब्द या वाक्य। तो आइए हम लोग वाक्य की परिभाषा जानते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बारे में समझने के लिए हमको दो शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। सार्थक समूह माने शब्दों का वो समूह जो सार्थक हो। सार्थक का मतलब एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, धर्म की हमेशा जीत होती है। यह एक वाक्य है क्योंकि इससे हमको एक पूरा निश्चित अर्थ मिल रहा है। इससे हमको इसका पूरा अर्थ निकलता है। लेकिन अगर हम धर्म जीत होती, हम तीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो यह वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? आपका उत्तर आएगा क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात उससे हमको एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। तो वाक्य को परिभाषित करने के लिए सबसे विशेष बात यह है कि वो सार्थक समूह होना चाहिए। शब्दों का सार्थक समूह माने जिससे हमको एक निश्चित अर्थ मिलता है। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, माता पिता भगवान के समान है, राहुल कल मंदिर जाएगा। तो अभी इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि इन वाक्यों से हमको एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति हो रही है। आइए अब वाक्य के गुण। प्रत्येक वाक्य का एक अपना निश्चित गुण होता है, उसकी एक विशेषता होती है। वाक्य में निम्नलिखित बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला है सार्थकता। जैसा कि वाक्य को परिभाषित करते हुए हमने आपको बताया कि वाक्य का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। वाक्य रचना के लिए जरूरी है कि उसमें प्रयुक्त सभी पद माने शब्द को ही पद कहते हैं। कब? जब वो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वही शब्द पद का रूप धारण कर लेता है। तो सभी शब्द माने सभी शब्द सार्थक हो। सार्थक माने निश्चित अर्थ को उदाहरण देने वाले हैं। जैसे राम पार्क में खेलता है, मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। आप इस वाक्य रचना में देख रहे हैं प्रत्येक पद माने प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो पहली विशेषता है सार्थकता, कि वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। अब आइए हम वाक्य की दूसरी विशेषता को देखते हैं, योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षमता। इसका अर्थ यह है कि शब्दों में सार्थक होने के साथ साथ प्रसंग के अनुकूल अर्थ देने की क्षमता भी होनी चाहिए। माने प्रसंगानुकूल क्षमता या योग्यता वाक्य में होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, पवन पानी खाता है। अब यहाँ खाना क्रिया जो हो रही है वो पानी के साथ क्या संभव है? इसलिए इसमें क्षमता नहीं है। वाक्य क्या होना चाहिए? पवन खाना खाता है। तो ये गलत है। ये इसी तरह श्याम खाना पीता है, तो प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की क्षमता इसमें नहीं है। श्याम पानी पीता है। तो इस तरह से वाक्य की दूसरी विशेषता है कि योग्यता। प्रत्येक शब्द योग्य और प्रसंग के अनुकूल होने चाहिए। तीसरी बात है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ क्या है?
इच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा। इसका आशय यह है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसमें कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए जिसके कारण वाक्य में अधूरापन लगे, माने इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे सभी वाक्य जो होते हैं, वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देने वाला होना चाहिए। जैसे लड़के खाना है, अब यहाँ पर लड़के खाना है, अगर खा रहे शब्द का लोप कर दिया जाए तो यह वाक्य अपूर्ण हो जाता है, इसका पूरा अर्थ नहीं मिलता है। इसलिए होगा लड़के खाना खा रहे हैं। दूसरा उदाहरण, सैनिक लड़ हैं। अब इसमें एक भी अगर शब्द का लोप होता है तो वाक्य पूरा अर्थ नहीं देता है, सैनिक लड़ रहे हैं। तो इस तरह से वाक्य के गुण की तीसरी जो विशेषता है वो आकांक्षा है, इच्छा है। कहने का मतलब है कि वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, इसमें किसी शब्द का अगर लोप होता है तो उसका अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। तीसरा है, चौथा है पदक्रम। पदक्रम का शाब्दिक अर्थ है वाक्य का सही अर्थ जानने के लिए शब्दों का उचित पदक्रम। पद माने शब्द। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, शब्द और पद का अंतर यह है, जब स्वतंत्र रूप में कोई शब्द होता है तो शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द अगर वाक्य में अपना अर्थ देने लगता है तो पद का रूप धारण कर लेता है। तो पदक्रम माने शब्दों का क्रम वो उचित होना चाहिए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि पदक्रम के अभाव में वाक्य का सही अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण देखिए, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। वाक्य आपको पूर्ण दिख रहा है लेकिन पदक्रम इसमें उचित नहीं है। सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यहाँ सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं, यहाँ पर इसका होना चाहिए देश के सारे नागरिक, देश के सारे नागरिक। यहाँ पर जो सारे शब्द का है ये पद जो है नागरिक के पहले लगना चाहिए, तो देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। दूसरा उदाहरण देखिए, गाय का ताकतवर दूध होता है। अब यहाँ पर शब्दों का क्रम तो आपको दिख रहा है लेकिन उचित नहीं है। क्या है उचित? गाय का दूध ताकतवर होता है, यहाँ पर ताकतवर दूध होता है, वो पदक्रम उचित नहीं है। दूध के बाद ताकतवर का प्रयोग होना चाहिए। तो ये चौथी विशेषता जो है पदक्रम, माने शब्दों का उचित क्रम होना चाहिए। अगर वो शब्द क्रम आगे पीछे हो जाता है तो उसका अर्थ सार्थक नहीं रह जाता है, उसके अर्थ में अस्पष्टता आ जाती है। और अन्वय, पांचवी विशेषता, पांचवा गुण जो वाक्य का है, इसका अर्थ होता है मेल। मेल माने मिलना। वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि में होना जरूरी है, इसके बिना वाक्य का पूरा अर्थ नहीं निकलता है। अब आप देखेंगे कि जो वाक्य होता है, वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक आदि का होना जरूरी है। जैसे मेरा देश में अनेक नदियां बहता है। अब इस वाक्य में देखिए कि अन्य जो मेल है वो सब गड़बड़ हो गया है। मेरा देश में अनेक नदियां बहता है, करता है या उसके साथ जो शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जो लिंग है, जो वचन है, जो क्रिया है, क्रिया बहता है। अब नदियां शब्द आया है तो नदियां शब्द के साथ बहता है, क्रिया नहीं बहती है। वाक्य होगा मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। इसी तरह से चूहे किताब उतर गई। अब चूहा पुल्लिंग है, बहुवचन है, तो चूहे किताब उतर गए। इस तरह से पदक्रम माने वाक्य में कर्ता, वचन, लिंग, कारक, क्रिया आदि का उचित मेल होना जरूरी होता है, इसके बिना वाक्य अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है। अब ये पांच जो हमने आपको पांच गुण बताए, जिसमें हमने आपके पांचों गुणों के बारे में प्रत्येक को उदाहरण सहित स्पष्ट किया। अब इसके बाद अगला हिस्सा है वाक्य परिचय में,
वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम इसको वाक्य की संरचना, वाक्य की बनावट के आधार पर हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उद्देश्य, दूसरा है विधेय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वो अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, हम उसको उद्देश्य कहते हैं। आप उदाहरण देख रहे हैं, राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं। तो इसमें अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शब्दों के उचित प्रयोग से ही वाक्य की रचना होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सो रहा है किसके विषय में? राम के विषय में। खाना खा रहा है, राजू के विषय में। फलों के पेड़ भी लगाते हैं, किसान के बारे में। देश की रक्षा करते हैं, जवान के बारे में। तो क्रमशः ये लाल रंग से छपे हुए जो शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं? उद्देश्य, जिसके बारे में बताया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, हम उसको उद्देश्य कहते हैं। इसके लिए एक चीज और आपको समझना है, उद्देश्य का विस्तार। अगर इसी के सामने हम, जैसे राम शब्द है, तो राम के सामने हम कोई विशेषण लगा देते हैं, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला राम सो रहा है, तो ये क्या हो जाता है? उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। उसके आगे कुछ और संज्ञा शब्दों को जोड़ने से उसका विस्तार होता है। आइए हम इसके आगे चलते हैं और विधेय के बारे में जानते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, हम उसको विधेय कहते हैं। सामान्य सरल अर्थों में आप समझिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखिए, खेल रहा, करण खेल रहा है, चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रा गीत गा रही है, मंजरी बस से शहर गई। अब इन वाक्यों में देखिए, प्रत्येक उदाहरण के अंतर्गत दो रंगों का प्रयोग किया गया है, करण, चित्रकार, चित्रा और मंजरी। ये वाक्य के अंग के रूप में उद्देश्य है। इन उद्देश्य के बारे में, करण के बारे में खेल रहा है, चित्रकार के बारे में चित्र बनाता है, चित्रा के बारे में गीत गा रही है, मंजरी के बारे में बस से शहर गई। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे खेल रहा है, चित्र बनाता है, गीत गा रही है और बस से शहर गई, ये वाक्यों के विधेय है। और जब इसके आगे कुछ और शब्दों का जोड़ दिया जाता है जो उसके बारे में बताते हैं, तो हम उसको विधेय का विस्तार कहते हैं। अब वाक्य के भेद, ये वाक्य परिचय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य रूप से वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम लोगों ने वाक्य के अंतर्गत वाक्य के गुण और वाक्य के अंग के साथ साथ वाक्य के भेद भी, केवल उसके भेद के बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगली कक्षा में, जब अगले वीडियो के रूप में, अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तो वहां पर हम आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। इस निवेदन के साथ कि आप इस चैनल को, मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुनः हम लोग अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।